हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव सर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। और ये सारे जो कमेंट्स हैं, आप लोग का जो प्यार है, यही हम लोग के लिए एनर्जी है। इसी एनर्जी की बदौलत हम लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो कि मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा। थोड़ा सा लेट हो गया है। जब ये आप वीडियो आपको हाथ में जाएगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या कि कल शाम को मैंने जब वीडियो शूट किया, पार्ट 2 जब ये शूट कर रहे थे, तो शूट करने के बाद जब एक्सपोर्ट कर रहे थे, एडिट करने के बाद उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा वीडियो होता है, काट के छोटा करना पड़ता है। तो गलती से मेरे ही हाथों से एक्सपोर्ट करते हुए वीडियो फिर से डिलीट हो गया। मतलब 2 घंटे का वीडियो शूट हुआ था, फिर उसको छोटा किए थे तो लगभग 1 घंटा 10-12 मिनट का वीडियो बना था, उसको एक्सपोर्ट करते वक्त डिलीट हो गया। इस कारण से कल शाम को वीडियो नहीं भेज पाए। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर वीडियो भेजिए, कुछ लोग फ़ोन किए थे कि वीडियो चाहिए, लेकिन अब एक ही चीज़ कह सकते हैं, सॉरी, क्या कर सकते हैं, अब डिलीट हो गया तो हो गया। इस कारण से अभी फिर हम बना रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसमें मैंने वादा किया था कि एपी और स्टैटिक्स पढ़ाएंगे आपको, तो पढ़ाते हैं एपी और स्टैटिक्स। एपी में ना बाबू, आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उसमें 2 क्वेश्चन एपी का आएगा, एक 2 नंबर में और एक 4 नंबर में। 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक और लगा के क्वेश्चन होगा और वो छोटा सा कोई क्वेश्चन होगा एपी का। और 4 नंबर में केस बेस पे क्वेश्चन आएगा जिसमें कंसेप्ट एपी का होगा, उसको आपको सॉल्व कर लेना। या तो एसएन का वाला कंसेप्ट होगा या तो एन वाला कंसेप्ट होगा, दोनों में किसी एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन होगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया वो काफ़ी ईजी होगा, उस क्वेश्चन का जो लेवल होगा काफ़ी आसान होगा। सिंपल से आपको फार्मूला आपने पढ़ा है, आपको एपी में 4 फार्मूले पढ़ने हैं। पहला एन का, n = a + n - 1 × d। दूसरा पढ़ना है आपको, एक पढ़ते हैं आप लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड, जिसको आप कहते हैं l - n - 1 × d। फिर आप पढ़े होंगे Sn का फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। और फिर आप पढ़े होंगे Sn का ही फार्मूला, इसी को चेंज करके फिर n/2 a + l। तो इन फार्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। एपी के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, केस बेस का भी जो क्वेश्चन होगा वो भी, और चाहे जो नॉर्मल होगा वो भी, दोनों काफ़ी आसान होगा। तो उसको देख लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं एपी का जो आ सकता है, या तो डायरेक्ट आएगा या तो उसमें से थोड़े से हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। जिसमें सबसे आसान क्वेश्चन जिस लेवल का हो सकता है वो ये लेवल है आपका, देख लीजिए। कह रहा है इफ a = 7 d = 3 n = 28 then n = what। ये दिया है, कह रहा है कि 3 चीजें दी गई हैं तो n निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। वी हैव, हमको पता है बाबू, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, n = a + n - 1 × d। यहाँ रख दीजिए, तो n की जगह पे आप रखिएगा 28, तो a का वैल्यू 7 + n - 1 × d की जगह पे रख दीजिए आप 3। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 21 हो जाएगा। n - 1 × 3 ये काट दीजिए तो 7 हो गया। तो 7 = n - 1, तो 7 ये इधर आएगा तो +1 = n, तो n = क्या हो गया जी 8। हेंस n का वैल्यू हो गया 8 और यही क्या हो गया आपका आंसर। इसमें 4 तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक इसमें जैसे n निकालना था, किसी में a नहीं पता हो, किसी में d नहीं पता हो, किसी में n ही निकालना हो। 4 वेरिएबल हैं इस फॉर्मूले में, इन चारों में कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछ देगा। अब जो भी आपको दिया है उसको रख दीजिए, जो नहीं पता है तो साइड चेंज करके वैल्यू निकालना तो आपको आता है ना, तो उसको साइड चेंज करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर लिखना है तो उसको लिखिए, फिर बताते हैं कि इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। एक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11 टर्म का वैल्यू दे दिया है, 16 टर्म का वैल्यू दे दिया, तो कह रहा है 31st टर्म बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले आपको ना
इसमें आपको पहला टर्म नहीं पता है और कॉमन डिफरेंस नहीं पता। अब एपी के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नंबर निकालना हो कि 10वां नंबर का टर्म निकाल लीजिए, 20वां नंबर का टर्म निकाल लीजिए, उस कंडीशन में आपको पहले ए और डी पता होना चाहिए। तो पहले ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 10वां टर्म, 5वां टर्म, 20वां टर्म कुछ दिया हो, तो आप पहले एक काम करेंगे, मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया कि मान लिया कि पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है जी, डी है। अब या तो देयरफॉर लगाते हैं या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि 11th टर्म जो है कितना है जी, 38 है, यानी A11 का वैल्यू दिया है 38। तो A11 आप कहते हैं कि A + 10D, पढ़े होंगे आपको याद होगा, A + 10D A11 टर्म को कहा जाता है। तो इक्वल टू 38, इक्वेशन क्या हो गया जी, फर्स्ट। एंड फिर बोला 16 टर्म कितना है, 73। तो A16 का वैल्यू दिया है 73, A16 कहते हैं A + 15D को, ये हो गया 73 इक्वेशन सेकंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया जिसमें वेरिएबल की जगह पे A और D है। सॉल्व करेंगे तो A और D निकल जाएगा, A और D निकल जाएगा तो AP का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए A + 15D = 73, A + 10D = 38। माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये कट गया, 15D में से 10D घटेगा तो 5D, और इसको माइनस करेगा तो 35, काट दीजिए तो 7। देखो D का वैल्यू कितना निकल गया जी, 7। अब D का जो वैल्यू निकला है उसको उठा के इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कर दीजिए तो वहां से A निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुट करिएगा A + 10 × 7 तो 70 = 38। तो A का वैल्यू हो गया 38 - 70 डिसिप्लाई, तो A का वैल्यू हो गया 32। अब देखिए A पता चल गया आपको -32, A पता चल गया और आपको D पता चल गया। उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, 31st टर्म। नाउ 31st टर्म को आप A31 कहते हैं। A31 का वैल्यू होता है A + 30D। तो A का वैल्यू देख लीजिए, A का वैल्यू है -32 और +30 × 7, तो -32 और प्लस ये 210 हो गया, और घटाएंगे आप तो आपका आ रहा है वैल्यू माइनस, ये घटा लीजिए तो 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 178। सही है, चलिए ठीक है। हैंस 31st टर्म इसका वैल्यू हो गया -178 आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पहले वाले का लेवल तो थोड़ा काफ़ी आसान था, लेकिन इसका जो लेवल है इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है जी, 7 ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है। देखिए एक्सीड का मतलब ज़्यादा होना होता है, तो एक्सीड के पहले जो है वो ज़्यादा होता है, एक्सीड के बाद जो होता है कम होता है। कह रहा है 17वें टर्म का वैल्यू ज़्यादा है किससे, 10वें टर्म से, कितना, तो 7। तो इस कंडीशन में भी ना आपको करेक्ट कॉमन डिफरेंस बताना है, तो आपको फिर वही चीज़ मानना पड़ेगा कि भाई इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, A है, और कॉमन डिफरेंस D है, तो ही तो कोई टर्म लिख पाएंगे। फिर वही चीज़ एक बार और लिख देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, अगर नंबर मानना होगा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो उसको A और D ऐसे लिख देंगे हम। आप लैंग्वेज से याद कर लीजिए, ऐसे ही सेम टू सेम लैंग्वेज हर बार लिखेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी बी A and D रिस्पेक्टिवली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A17 और A10 दो चीजें हैं, ये 7 ज्यादा है, ये 7 कम है।
अब ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो ये इसके बराबर, या तो इसमें 7 माइनस करिए तो ये इसके बराबर, अदरवाइज इन दोनों में से इस A17 में से A10 को माइनस कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए 7 के, किसी भी तरीके से बनाएंगे वैल्यू तो वही आना है। तो आप देख लीजिए A17 का वैल्यू होता है A+16D माइनस A10 का वैल्यू होगा A+9D इक्वल टू 7। तो A+16D तो ठीक है और माइनस A-9D इक्वल टू 7, A से A कट गया तो ये हो गया 7D, माइनस करने पे तो 7 तो कट गया, तो D का वैल्यू हो गया 1। यही तो निकालना था, हैंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया जी 1। यही क्या हो गया आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसी लेवल का क्वेश्चन तो आएगा हर बार। चलिए इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। इतना चेक करना है कि क्या ये नंबर इस एपी में आता है। तो देखिए कोई नंबर किसी एपी में आएगा तो जिस टर्म पे आएगा वो होल नंबर होगा। जैसे 5वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आएगा, 20वें पे, 50वें पे, ऐसे करके आएगा। कभी सुने हैं कि कोई नंबर किसी एपी में 2.5 नंबर पे आता है, हाँ 3/5 नंबर पे आता है, 2/7 नंबर पे आता है। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी तो यही ना है जी कि 10वें, 5वें, 7वें ऐसे आएगा। यानी इसका मतलब है कि जो नंबर टर्म होता है जिसको आप n कहते हैं वो हमेशा होल नंबर फॉर्म में आना चाहिए। अगर किसी एपी में किसी नंबर को चेक करने जाते हैं और पता करते हैं कि ये उस एपी में कितने नंबर पे आता है, तो उस कंडीशन में अगर n का वैल्यू होल नंबर आता है तो उस एपी का टर्म है, और अगर n का वैल्यू फ्रैक्शनल कहीं आ जाता है तो उस एपी का टर्म नहीं है। तो देखिए किसी नंबर को चेक करने के उस एपी का टर्म है तो है कि नहीं है, तो पहले हमको उसको n मान के सॉल्व करना है। यानी देखिए इस एपी के अनुसार हेयर अगर हम सॉल्व करें तो पहले a देखिए, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 11 है, d का वैल्यू 8 - 11 करिएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए, कुछ नहीं जानते तो मानते ये nth टर्म है। लेट -150 बी nth टर्म ऑफ गिवन एपी। मान लीजिए कि इस एपी के ये nवें नंबर पे आता है, देयरफॉर n तो मान लीजिए हम -150, n का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो a + n - 1 × d = -150। a का वैल्यू पुट करिए, 11 + n - 1 × -3 = -150। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, n - 1 × -3 = -164 हो जाएगा। इधर जाने पे ऐड हो जाएगा तो सॉरी 161 हो जाएगा। तो n - 1 और ये देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -161 और बाई -3 तो ये तो कट गया। तो n - 1 = -161/3। तो ये देखिए n का वैल्यू हो गया 161/3 और +1, तो n का वैल्यू हो गया 164/3। अब 164/3 को आप कटा लीजिए तो पॉइंट में आएगा, छोड़ दीजिए तो फ्रैक्शन में है, विच इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि n का वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये इस एपी का टर्म होता, तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। इस बार की संभावना भी है कि हो सकता है आ जाए। इसके पहले जब CGPA वाला क्वेश्चन आया करता था, जब उस समय क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, ठीक है। इसकी भी संभावना है कि आ सकता है, देख लीजिए। ये NCERT में भी है, RS वोगाल में भी है, इस तरह क्वेश्चन RS वोगाल में और भी है। NCERT में एकमात्र ऐसा ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी संभावना है। एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 999 आर डिविजिबल बाई 7। बात एक ही है, 3 डिजिट कह दिया तो 3 डिजिट की शुरुआत कहाँ से होती है जी, 100 से, और खत्म कहाँ होता है 999 पे। तो
इसके बीच में का ही तो नंबर होगा, या तो ये दोनों भी हो सकते हैं, 7 से अगर कटते होते तो वहाँ होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर नहीं कटते होंगे तो इनके बीच में जितने नंबर्स आते हैं। तो क्वेश्चन भी इस दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो ऐसे कह दिया या तो ये नंबर दे के पूछ दिया। इसी तरह के क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर बिटवीन 10 and 250। ये भी एक क्वेश्चन है आपके बुक में, कह रहा है 3 के कितने मल्टीपल्स हैं जो इनके बीच में लाइज करते हैं। तो बात एक ही है, हमको करना सबको एक ही ऐसे बनाना है, इसको भी ऐसे ही बनाते हैं एक ही कंसेप्ट पे, इसको भी बनाते हैं उसी कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है वो समझिए ध्यान से। कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर 100 होता है। पहले आपको यहाँ एपी दिया नहीं है तो पहले आपको एपी बनाना पड़ेगा। अब एपी बनाने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि 3 डिजिट का पहला ऐसा नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल हो। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपका ही रफ में पहले 3 डिजिट के सबसे छोटा नंबर उसको डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, 7 1 7 3 0 7 4 28, बच गया रिमाइंडर 2। अब इस 2 को या तो इसमें से माइनस करिए तो ये कट जाएगा 7 से, तो माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा। 98 3 डिजिट का नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में फेल हो गया। फिर याद करिए छोटी क्लास में पढ़ते थे, पूछा जाता था कि जैसे पूछ सकते थे आप 100 में क्या जोड़ें कि ये 7 से कट जाए। तो ये 2 को कम से कम क्या करना पड़ेगा जी, 7 बनाना पड़ेगा। ये जो 2 है इसको 7 बनाइए, 7 बनेगा तो 7 से कटेगा। तो 2 को 7 बनाने के लिए कितना और कम है हमारे पास, तो 7 - 2 = कितना हो गया जी 5, यानी 5 और इसमें जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 100 में 5 जोड़ दीजिएगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा 105। यानी इसका मतलब है कि 105 सबसे छोटा नंबर है जो किससे कटता है जी, 7 से, 3 डिजिट का छोटा नंबर। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए 999, इसको भी डिवाइड करिए 7 से, 7 1 जा 7, बचा जी आपका 2, 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, 5 बच गया। अब उस कंडीशन में अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, जैसे 2 जोड़ेंगे तो ये 3 डिजिट से नहीं हट के 4 डिजिट पे चला जाएगा। तो अब नहीं चाहिए हमको, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 994 आएगा। यानी 3 डिजिट का वह नंबर जो 7 से कटता है, सबसे पहला सबसे छोटा नंबर 105 है और सबसे बड़ा ये है। तो उस कंडीशन में हम ये रफ में करते हैं, हम समझ गए कि ये ऐसा बन रहा है, सबसे छोटा ये 105, सबसे बड़ा ये है। तो इसको रफ में करने के बाद हम लिखते क्या हैं वो देखिए। जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे ऑल द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट के हैं। तो 105, अब आपको पता है कि पहला 7 से कटने वाला 105 हो गया, इसके बाद कौन सा होगा, तो हर नंबर में 7 का डिफरेंस होगा। तो इसके बाद 105 में फिर 7 जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और 3 लिखने के बाद सबसे आखिरी वाला लिख लेते हैं। यानी ये जो बन रहा है एक एपी है, और अगर हमको पता चल जाए कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं तो उतने ही नंबर्स होंगे जो किससे कटेंगे जी 7 से, और किसके बीच में, तो 3 डिजिट के नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब 100 और 999 के बीच में। तो देखिए अब सिंपल सा काम हमको ये करना है कि इस एपी में कितने टर्म से पता कर लीजिए। तो 7 से कटने वाले 3 डिजिट के सारे नंबर्स निकल जाएंगे। तो इस एपी में कितने टर्म से पता करने के लिए हम पता कर लेंगे कि ये कितने नंबर का टर्म है। तरीका ये है कि हम इसको पता कर लीजिए कि ये कितने नंबर पे आता है। अगर पता चले कि 20वें नंबर पे आता है, जब ये 20वें नंबर पे आता है इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हैं जी, 20 टर्म्स हैं। 20 टर्म है तो हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिखेंगे यार, देखिए ए का वैल्यू हो गया हमारा 105, डी = 112 - 105 यानी हो गया 7। अब उसको मान लीजिए कि वो nth टर्म है, लेट 994 बी nth टर्म ऑफ गिवन एपी, इस एपी का nth टर्म है। देयरफॉर an का वैल्यू हो गया 994, n = तो a + n - 1 × d = हो गया 994। अब देखिए a के जगह पे आपको रखना 105 प्लस n-1, और d के जगह पे रखना है आपको 7 = 994। ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो n-1 × 7 = हो गया 994 और -105। तो n-1 × 7 = घटाइएगा तो हो जाएगा 9 और
8 और ये हो गया 8। दिस इम्प्लाइज n-1 इंटू 7 इजकल टू 8 ये डिवाइड में लेकर चले जाइए 9/7। तो n-1 इजकल टू डिवाइड करिएगा तो 1 और 7 नहीं 117 नहीं 127 और ठीक है 127। दिस इम्प्लाइज n इजकल टू 127 प्लस 1 यानी 128। यानी पता चल गया कि जो 994 है इस एपी में 128वें नंबर पे आता है। यानी उस कंडीशन में हैंस टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 इजकल टू कितना हो गया जी 128। और यही क्या हो गया आपका आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसको एक बार रिवीजन करिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, इज 78। इस एपी के कौन से नंबर का टर्म 78 है। तो इसको अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना, उसमें से जो लास्ट में जो यूज किए थे n इजकल टू, वही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। करना क्या है, सॉल्यूशन देखिए इसका। फिर a इजकल टू हमको मिला 3, d इजकल टू मिला 8 - 3 यानी 5। अब मान लीजिए ये 78 इस एपी के nवें नंबर पे आता है। लेट 78 बी nth टर्म ऑफ गिवन एपी। इस एपी का nth टर्म है, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया 78। n का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 78। a के जगह पे रख लीजिए तो 3 प्लस n-1 और d के जगह पे तो d का वैल्यू दिया आपको 5 इजकल टू 78। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू 5 इजकल टू 75। ये काट लीजिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, तो n-1 इजकल टू 15, तो n का वैल्यू हो गया 16। अब 16 हो गया तो लिख देंगे हैंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के पूछते हैं तो देखिए कैसे पूछते हैं। अब इसी को पूछता इस तरह से कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, और ये 78 गायब कर देता। सपोज करिए कितने टर्म्स हैं, उसको भी ऐसे ही बनाते यार, a इजकल टू डी इजकल टू बनाते। अब मान लेते कि इस एपी में कितने टर्म्स आपको पता करना है, तो उस कंडीशन में ये एपी जो देखिए ये इज हटा देता और वहाँ पे ऐसे देता .78, मतलब एपी पूरा करके देता। तो उस कंडीशन में देखिए ये 78 लास्ट टर्म है, तो इसको भी n टर्म मानते, सॉल्व करते, n के वैल्यू 16 आता। अब यहाँ 78 इज 16 टर्म नहीं लिखते, विच टर्म नहीं पूछा, हाउ मेनी टर्म्स पूछा, तो लिखते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज इक्वल टू 16। बात खत्म। क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका बदल गया तो लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किस नंबर पे 78 आता है, तो 16वें नंबर पे आता है। तो 16वें नंबर पे ये आता है, इसका मतलब इस एपी में टोटल 16 ही टर्म है, तो लास्ट टर्म है। तो काउंटिंग करते करते लास्ट में पहुंचे 16 नंबर पे, तो पूछता कितने टर्म्स हैं, तो 16 टर्म्स है। किस नंबर पे आता है, 16वें नंबर पे आता है। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से था। आप अगर पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी, और यहाँ पे था इज, क्योंकि लिखेंगे तो मिटा दिए थे, दिक्कत हो जाता। चलिए, अगर आपको लिखना है तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और फिर इसके बाद आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा, कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इतना इस एपी का मिडिल टर्म बताइए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं आप, देखिए आप ए निकालेंगे, या वी हैव या हेयर लिखते हैं, ए इजकल टू 6, डी इजकल टू 13 - 6 यानी 7, है ना। मान लीजिए कि 216 जो है nth टर्म है, लेट 216 भी nth टर्म ऑफ गिवन एपी, देयरफॉर n का वैल्यू हो गया 216। अब a के जगह पे a प्लस n - d लगाना है, तो a की जगह पे 6 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 7 इजकल टू 216। और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो n-1 इंटू 7 इजकल टू 210 हो गया। तो
ये काट दीजिएगा तो 30 बार में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 30, तो n का वैल्यू हो गया 31। यानी इस AP में टोटल टर्म्स की संख्या है 31। अब जब n का वैल्यू 31 है, आप याद करिए, आप स्टैटिक्स पढ़े होंगे क्लास 9th में, 10th में भी पढ़े हैं, तो 10th में उतना उसका इस्तेमाल है नहीं मीडियन वाले में, फार्मूला दिया है बट यूज नहीं है, एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आता। तो 9th में पढ़े थे आप, वहाँ कहता है कि अगर n का वैल्यू ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म का वैल्यू होता है n + 1/2। तो अब यहाँ पे आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो आप देखिए मिडिल टर्म होगा कौन। नाउ मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म का वैल्यू कितना हो गया, तो n + 1/2 होता है ना, वो n + 1/2th टर्म, तो होगा 31 + 1/2th टर्म। क्या हो गया भाई, यानी हो गया आपका 16th टर्म। ये जोड़ेंगे तो 32/2 तो 16 हो गया, 16th टर्म। नाउ 16th टर्म निकाल लीजिए, 16 टर्म इज इक्वल टू, तो इसको A16 बोलते हैं, तो A + 15D, तो A का वैल्यू है आपके पास 6 और प्लस 15 इंटू D का वैल्यू आपके पास है 7, 6 + 105 तो 111 लिख देंगे। हैंस मिडिल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 111, यही हो गया आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म्स ऑफ द AP, और वहाँ AP दे देगा, तो वहाँ पता है मिडिल टर्म्स का जब सम पूछेगा तो इसका मतलब कि मिडिल टर्म 1 नहीं निकलेगा, 2 निकलेगा। देखिए जब n का वैल्यू ऑड नंबर निकलेगा तो मिडिल टर्म 1 ही होगा, जब n का वैल्यू इवन निकल के आए, मान लीजिए 31 ना होकर 32 होता है, तो उस कंडीशन में जो मिडिल टर्म नहीं होता उस कंडीशन में मिडिल मस्ट टर्म होता है। और जब मिडिल मस्ट टर्म होता है ना, तो एक बार मिडिल टर्म निकालते हैं, पहला मिडिल टर्म n/2th टर्म होगा, और एक बार होता है n/2 + 1th टर्म। यानी अगर यहाँ n की जगह पे 31 ना होकर 32 होता, सपोज करिए 32 होता, तो उस कंडीशन में 2 टर्म्स मिडिल टर्म्स आते हैं, एक होता 16th टर्म और एक होता 17th टर्म। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ द मिडिल मस्ट टर्म्स ऑफ द APs, तो उस कंडीशन में, ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछ सकता था, जिसमें इवन आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें पूछता, तो आप 16 और 17 दोनों निकालते, मतलब n/2th निकालते, एक बार n/2n + 1th निकालते, और दोनों का जो वैल्यू आता है उसको जोड़ देते, तो वो सम हो जाता। लेकिन जब अकेले पूछेगा तो सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि फाइंड द मिडिल टर्म, तो उस कंडीशन में n सॉल्व करिए, इवन ऑड आ गया तो n + 1/2th टर्म उसका इवन टर्म वैल्यू हो गया मिडिल टर्म का, तो 16वां टर्म है, तो 16वें टर्म का वैल्यू निकालें तो 111 आया है, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP। लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता होगा, मेरा राइटिंग बहुत बेकार राइटिंग है ना। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत तेज़ी में लिखते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो क्या करें, वो ऐसा ही है। तो देखिए प्रयास करिए समझने का। अब कितना लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा लिखा जाए, तो हमको लगता है कि थोड़ा तेज़ी में लिखते हैं हम ना, इससे राइटिंग खराब हो जाती है। चलिए देखिए, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स 18 टर्म, देन फाइंड द 22nd टर्म। किसी AP के चौथे टर्म का 4 गुना उसका 18वें टर्म के 18 गुने के बराबर है, तो कह रहा है 22nd टर्म का वैल्यू कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर वही बात, जब हमको टर्म नहीं पता है तो कोई भी टर्म लिखने के लिए आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP बी A and D, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं A और D, आप मान लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाइए यहाँ पे, देखिए कह रहा 4 × A4, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 × A18। उस कंडीशन में कह रहा है कि 22nd टर्म निकालना है, तो ठीक है। A4 को आपको पता है A + 3D कहते हैं, 18 इसको A + 17D कहते हैं। तो ये 4A इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12D हो जाएगा, ये 18A तो ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आई थिंक 306 आता है, शायद सही है, ठीक है सही है। चलिए तो ये उधर लेके चलिए, 18A और -4A 306D -12D, तो ये घटाएंगे इसमें से, तो ये हो गया 14D।
और ये प्लस में हो गया 294D। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, ये इसको पहले लिख लेते हैं, 14D नहीं 14A होगा ना जी, 14A और प्लस 294D इज इक्वल टू हो गया 0। इसमें 14 कॉमन है, 14 कॉमन है, बाहर निकलिएगा तो उस कंडीशन में यहाँ बचेगा A प्लस 21D इजकल टू हो गया 0। ये डिवाइड में चला जाएगा तो A प्लस 21D इजकल टू 0। और आप याद करिए 22nd टर्म को A प्लस 21D ही कहते हैं, तो इसको A22 कह सकते हैं, इजकल टू 0 हो गया। हैंस 22nd टर्म इज इक्वल टू होता है 0। एक कंसेप्ट याद कर लीजिए, किसी भी टर्म का उतना गुना इक्वल टू किसी दूसरे टर्म का उतना गुना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कह दें कि 5वें टर्म का 5 गुना 7वें टर्म के 7 गुने के बराबर है, तो पता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, कहेगा फाइंड द 12th टर्म, 5वां टर्म 7वां टर्म, 5 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो गया 12। तो पूछेगा 12th टर्म बताइए, या तो बताइए या कहता है देन प्रूव दैट, तो 12th टर्म इज 0। हमेशा सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, या तो प्रूव करने के लिए कहेगा या तो फाइंड करने के लिए कहेगा, बात एक ही है, आएगा 0 ही। पहचान जाएंगे, मान लीजिए 20वें टर्म का 20 गुना 20वें टर्म का 20 गुना 25वें टर्म के 25 गुने के बराबर है, तो उस कंडीशन में ना 20 प्लस 25 कर दीजिए, 45 टर्म जब निकालेंगे तो उस कंडीशन में वो 0 आएगा। यही प्रूव करने के लिए कहता है। ऐसा 2-3 क्वेश्चन आपको RSQL में दिया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आसान है, इसको लिख लीजिए और फिर देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि पी टर्म में AP का Q है और Q टर्म P है, तो दिखाना है कि इसका P प्लस Q टर्म जो होगा 0 होगा। इसको बनाने के लिए फिर वही बात, फर्स्ट टर्म को A मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को D मान लीजिएगा। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन AP A एंड D रिस्पेक्टिवली। लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, शॉर्टकट में आपको ऐसे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ A और D मान लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला PH टर्म का वैल्यू Q है। आपको कोई भी टर्म निकालना है तो A और D चाहिए, तो A और D में निकालने के लिए आप यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, A और D निकलेगा, जो पूछा है वो निकाल लेंगे। तो कह रहा है AP का वैल्यू दिया है Q, PH टर्म Q है, AP कैसे लिखते हैं भाई, तो A यहाँ n की जगह पे P है, तो A प्लस n-1 होता है, तो P माइनस 1 इंटू डी इजकल टू Q, इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड A Q का वैल्यू दिया है P, तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या हो गया जी P, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, उससे A और D निकालिए, और A और D निकल गया तो P प्लस Q टर्म निकल जाएगा। अब A निकालने के लिए देखिए कितना अच्छा है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, जिसमें वेरिएबल की जगह पे मेन वेरिएबल आपका A और D है। वैसे तो P और Q भी वेरिएबल की तरह दिख रहा है, लेकिन मेन वेरिएबल आपका A और D है। अब A निकालना और D निकालना आपको सोचना है तो बड़ा आसान है। देखिए दोनों में A सेम है, A 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, D निकल जाएगा, D निकल जाएगा, पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर लीजिए। तो देखिए A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इजकल टू Q और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू P। माइनस करेंगे तो माइनस 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 एक कट गया, यहाँ बचा देखिए P माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो गया था, तो माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू यहाँ Q और माइनस हो गया P। इसमें से आप चाहें तो दोनों में D कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो बचा P माइनस 1, ये माइनस को अप्लाई करेंगे तो माइनस Q माइनस 1 इजकल टू Q माइनस P। ये प्लस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जी, कट गया, तो D इंटू यहाँ बचा P माइनस Q इजकल टू इधर है Q माइनस P। ध्यान से देखिए, ये इस क्वेश्चन का ना टर्निंग पॉइंट है, यहाँ नहीं ध्यान आएगा तो फिर उसके बाद दिक्कत होगा आपको। तो D ठीक है, P माइनस Q ठीक है, यहाँ देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, बस अंतर क्या चीज़ का है, साइन का। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो P माइनस Q बचा, P माइनस Q से P माइनस Q कट गया, D का वैल्यू माइनस 1 हो गया। अब जो D का वैल्यू निकला है माइनस 1, उसको उठा किसी 1 या 2 दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से A निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए जैसे ही पुट करेंगे तो A प्लस P माइनस 1 और D की जगह पे माइनस 1 इजकल टू हो गया Q। तो उस कंडीशन में देखिएगा A माइनस P प्लस 1 इजकल टू हो गया Q। तो
ए इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस क्यू तो था ही और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए का वैल्यू हो गया पी प्लस क्यू माइनस 1। अब चाहिए क्या आपको, नाउ आपको चाहिए p प्लस क्यूएथ टर्म, p प्लस क्यूएथ टर्म, इसको आप कहते क्या हैं, ए पी प्लस क्यू कहेंगे ना। अब ए पी प्लस क्यू का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, तो ए प्लस एन होता है, तो एन की जगह पे पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे आपको रखना है, देखिए क्या चीज़, पी प्लस क्यू माइनस 1, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 ये ए का वैल्यू है, ये p प्लस क्यू माइनस 1 तो ठीक है, और d का वैल्यू जो है आपका कितना है जी -1, तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, ये -1 का मल्टीप्लाई कर दिए, सब कट गया, तो कितना गया जी 0, और यही तो दिखाना था, हैंस p प्लस क्यू एथ टर्म इज इक्वल टू हो गया 0। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको लिखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि किसी p का mn टर्म का वैल्यू 1/n है, nth टर्म का वैल्यू 1/m है, तो कह रहा है दिखाना इसका mnth टर्म का वैल्यू 1 होता है। किसी क्वेश्चन में कहता है फाइंड दिस mnth टर्म, ऐसा ही पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही बात, फर्स्ट टर्म को a मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को d मान लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, am का वैल्यू दिया है 1/n, m क्या लिखते हैं आप, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। एंड an का वैल्यू दिया है 1/m, n का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, इक्वेशन सेकेंड। एक और दो उसको सॉल्व करिए, यहाँ से a और d निकालिए, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, और माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, तो यहाँ बचा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब देखिएगा इस दोनों में d कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो बचा इसमें m माइनस 1 और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो m और n का जब एलसीएम लीजिएगा तो mn हो जाएगा, यहाँ m माइनस n हो जाएगा, ये कट गया जी, तो बचा क्या d इंटू m माइनस n, ऊपर भी है वही चीज़ m माइनस n बाई mn, ये m माइनस n से m माइनस n कट गया, तो d का वैल्यू हो गया 1/mn। अब d का वैल्यू उठाएंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे, तो a 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a प्लस m माइनस 1 और d की जगह पे 1/mn इक्वल टू 1/n। आप 1 a प्लस इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये दोनों प्लस में कट गया, तो a का वैल्यू हो गया, ये माइनस उधर जाएगा तो 1/mn। देखिए d भी 1/mn, a भी 1/mn, उस कंडीशन में अब आपको लास्ट में निकालना क्या है, नाउ mnth टर्म चाहिए आपको, mnth टर्म यानी चाहिए आपको amn का वैल्यू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी चाहिए, a की जगह पे 1/mn है, ये mn माइनस 1 है, फिर ये भी 1/mn है, मल्टीप्लाई करिए 1/mn, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1/mn, ये कट गया तो 1 वो तो गया, हैंस mnth टर्म इज इक्वल टू हो गया 1 प्रूव्ड। देखिए थोड़ा तेजी में समझा रहे हैं इस कारण से कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। चीज़ें आप जानते हैं, बस आपको जान लेना कि ये क्वेश्चन आ सकता है और बनाने का तरीका ये है, यही काम करना है ना। तो थोड़ी सी तेज़ी में समझेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा और मेरा वीडियो का ड्यूरेशन भी छोटा होगा तो एडिट करने में या हर चीज़ में आसानी होती है थोड़ी सी, इससे थोड़ा तेज़ी में समझाते हैं। समझ में तो आई थिंक आपको आता ही होगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको लिखिएगा, फिर इसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इतना। अब हमको याद नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बताया कि नहीं बताया। एक्चुअली क्या है कि हम ये एक कोई होता है कि जैसे बना के आए हैं कि इतना ही पढ़ाना है या इस तरह से, तो ये हम करके नहीं पढ़ाते हैं। रैंडमली आते हैं, बुक्स उठाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लेवल पता है, माँ सरस्वती की कृपा है कि
हर साल गेस करते हैं तो आ ही जाता है, तो हमको यही लगता है कि ठीक ठाक है, चलो ऐसे ही बुक उठाओ और बता दो। तो कुछ फिक्स नहीं है, तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन बताया कि नहीं बताया। अगर बताया है तो फिर रिवीजन हो गया आपका, अगर नहीं बताया तो ज़रूरत है इसका, देख लीजिए ये जरूरी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लास्ट से 20 टर्म बताइए। देखिए लास्ट से 20 टर्म और फर्स्ट से 20 टर्म में अंतर ये है कि लास्ट से जब चलते हैं तो पहला टर्म का काम करने लगता है 253, और जब फर्स्ट से चलते हैं तो फर्स्ट टर्म का काम करता है 3। तो यहाँ हम जो यूज करते हैं वहाँ हमको ए का कोई यूज नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बस डी निकालते वक्त ये का यूज है तो उसका यूज करेंगे। यहाँ बस आप ये कर सकते हैं हेयर एल इजिकल टू जो है आपका है और 253 है, लास्ट टर्म का वैल्यू एल लिखा जाता है 253 है। डी निकालेंगे आप तो 8 - 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया जी 5। नाउ क्या चाहिए आपको, तो कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम द इंड। अब इसको A20 आप नहीं कह सकते, क्योंकि A20 का मतलब 20 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, और ये लास्ट से चाहिए, ठीक है। L - n - 1/2 ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा, शुरुआत में ही बताए थे। तो L की जगह पे 253 है और -n - 1, तो n की जगह पे 20 - 1 और इंटू डी की जगह पे कितना है जी 5 है, तो 253 और -19 × 5 253 - 95, तो घटाएंगे तो 8, ठीक है, 14 तो 5 और 158। ये क्या हो गया जी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। एक इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर इसके पहले जो भी क्वेश्चन बताए हैं सब एन वाले कंडीशन में बताए हैं, आपको लग रहा होगा कि मार्ट सबका दिमाग खराब हो गया है, खाली एन वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, एस एन वाला कब बताएंगे। एक्चुअली देखिए एस एन का जो क्वेश्चन है ना, उसका जो कंसेप्ट है वो एन वाले से ही आता है। बस इतना ही है कि एन वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनने अगर आपको आता है तो जो कहता है उसको कहता है कि लास्ट में सम निकाल दीजिए, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका तो ऐसा ही होता है। जैसे इसमें देखिए कह रहा है 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है 24 है और 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, तो कह रहा है कि 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो आपको किसी भी टर्म का सम चाहिए तो एस एन इजकल टू n/2 2a + n - d में n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो n तो आपको 10 दे दिया है, अब a और d चाहिए आपको, या तो a और l चाहिए, तो l तो पता नहीं है तो a और d ही चाहिए, और a और d निकालने के लिए आपको पता है कि a और d नहीं पता तो a और d मानते हैं, फिर 2 इक्वेशन बनता है, सॉल्व करते हैं तो a और d निकलता है। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है। मान लीजिए लेट द फर्स्ट टर्म बी एन कॉमन डिफरेंस बी d, उस कंडीशन में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है चौथा और 8वें टर्म का सम जो है 24 है, यानी a4 और a8 इसका वैल्यू है 24। a4 को आप बोलते हैं a + 3d, a8 को बोलते हैं a + 7d इक्वल टू 24। देखिए ना 2a + 10d का वैल्यू हो गया 24, 2 कॉमन निकाल कटा दीजिएगा तो a + 5d का वैल्यू हो गया 12, इक्वेशन 1। एंड 6 टर्म यानी a6, 10th टर्म यानी a10 इसका वैल्यू दिया है 44। a6 को आप लिखेंगे तो a + 5d लिखेंगे, a10 को लिखेंगे तो a + 9d लिखेंगे इक्वल टू 44। दोनों को जोड़ेंगे तो 2a + a और a2a और ये जोड़ेंगे तो 14d इक्वल टू 44। फिर आप 2 कॉमन निकाल कटा दीजिए तो a + 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आपको समझ में आता ही है। सॉल्व करेंगे तो a और d निकल जाएगा, फिर आप s10 नहीं निकाल सकते, काफ़ी आसान है। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन एसएन वाले में है सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एन वाले से ही आता है, पहले एक साइज से ही आता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच आने वाले जितने भी 3 के मल्टीपल्स है सबका आप क्या करिए जी सम निकालिए। तो देखिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि 10 और 250 के बीच में कितने टर्म्स आते हैं, है ना। तो कितने टर्म्स आते हैं तो ये तो कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 और 250 के बीच पूछा है 3 का मल्टीपल्स, तो 10 के बाद आने वाला मल्टीपल जो है वो 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, डॉट डॉट 250 कटेगा जी नहीं कटेगा, तो डिवाइड करके देख लीजिए। तो 3 से डिवाइड करेगा तो 8 बार में 24, 1 0 3 3 है 9, तो 1 ये नहीं चाहिए, 249 होता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है जो 10 और 250 के बीच में और 3 के ये मल्टीपल्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा कि ये कितने नंबर का टर्म है। मान लीजिए ये टर्म निकल गया 20वां टर्म है, सपोज करिए 20वां टर्म है, इसका मतलब है कि इसके बीच में 20 टर्म है, तो अब 20 टर्म का सम यानी S20 निकाल दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है कहता है कि किसी एपी के 10 टर्म्स का सम जो है S10 का वैल्यू दे दिया है, मान लीजिए कि
80 सपोज करिए। तो यहाँ S10 का वैल्यू दिया है तो आप 10/2 2a प्लस 10-1 करेंगे तो वहाँ पे 90 हो जाएगा इक्वल टू 80। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, देखिए इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर कह देगा कि S14 का वैल्यू दिया है, मान लीजिए S14 का वैल्यू दिया है सपोज करिए 100। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करिए और डी निकल गया। फिर पूछता है कि 25वां टर्म निकाल लीजिए या 25 टर्म का सम निकाल दीजिए, तो वहाँ S25 लगा लेंगे। यानी सेकेंड एक्सरसाइज में जो सम वाला एक्सरसाइज है उसमें जितना भी कंसेप्ट है वो पहले वाले एक्सरसाइज का ही यूज करके आता है, बस सब कुछ वैसे ही निकालते हैं। लास्ट में जो बोलता है तो कहता है इतना टर्म का सम निकाल दीजिए, तो वहाँ S उतना लगा लेंगे। तो हमको लगता है कि एपी में इससे कुछ अलग आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब एपी में इससे अलग नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं, इसका आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा घर पे, इतना ही में से कुछ आएगा, काफ़ी आसान एक क्वेश्चन आने वाला है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में देखिए, स्टैटिक्स में ना आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन पढ़ना है। एक्चुअली हम 6 ही कहते हैं, एक 7 इसलिए आपको बढ़ा रहे हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड से जब मीन निकालते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं तो अलग हो गया, ठीक है। देखिए 7 क्वेश्चन में या 6 क्वेश्चन में क्या क्या है। आपको मीन पढ़ना है स्टैटिक्स में, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, ठीक है। मीन में आपको 3 मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपके सिलेबस से गायब है तो बचा 2 मेथड। डायरेक्ट मेथड में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है, सब पता होता है, कहता है सॉल्व करिए, सिंपल सा बात है, आप याद करते करिए। FI पता है तो XI निकालते हैं, सिग्मा FI XI निकालते हैं, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI रखते हैं तो सॉल्व करते हैं, आप वैल्यू निकल जाता है। इसी डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन आता है जिसमें फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी गायब होती है, X, P, Q इसके फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कहते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें 2 फ्रीक्वेंसी गायब होती है, तो डायरेक्ट मेथड में 3 तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। इसी में डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्लास इंटरवल देके फ्रीक्वेंसी देके कहता है कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लीजिए, तो बात तो वही हुआ ना, डायरेक्ट मेथड से निकालिए, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए, तरीका तो वही है। इसलिए हम कहते हैं कि 3 ही हुआ, लेकिन कुछ लोग जोड़ते हैं तो एक एज्यूम्ड मीन जोड़ लिए तो 4 हो गया, ठीक है। मीडियन वाले में आइएगा तो 2 क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिएगा, मीडियन निकाल लीजिए बोल देगा, उसको निकाल लीजिए। उसमें एक और क्वेश्चन होता है जिसमें मीडियन दिया है और फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन मीडियन में हो गया। और मोड में तो भाई साहब एक ही क्वेश्चन होता है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढ लीजिए, उसके सामने का जो क्लास इंटरवल मॉडल क्लास हो गया, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यानी सिर्फ 7 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है स्टैटिक्स में, और उन्हीं 7 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैसे, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आना है, एक 2 नंबर वाले में और उसके बाद 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आना है स्टैटिक्स में। और भाई साहब हमको तो लगता है कि सबसे आसान और सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने वाला कोई चैप्टर है तो आपके लिए इस बार स्टैटिक्स ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, नंबर बहुत कटता है स्टैटिक्स में, क्योंकि होता क्या है कि कैलकुलेशन पॉइंट का है और पॉइंट देखते ही आपका एकदम कलेजा धक 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 करने लगता है, होता है ना जी कि पॉइंट में लाना है, बहुत दिक्कत है। और एग्जाम प्रेशर रहता है ना, तो पॉइंट के क्वेश्चन जब बनाते हैं आप तो वहाँ आपको गलती भी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। मेरा भी 10th में कटा था पॉइंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, स्टैटिक्स में मेरा भी नंबर कट गया था। आप ये मत सोचिए कि सर फिर आप कह रहे हैं कि मतलब हम लोग का आ जाएगा, आपका आ जाएगा, हमसे आप लोग तेज हैं, ठीक है। तो अच्छे से बनाएंगे आप तो आपका ये 8 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। एक मीन का, एक मोड का और एक मीडियन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाना है। देखिए सबसे आसान वाला क्वेश्चन इससे से आता है, कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। लिखा नहीं है कौन से मेथड से बनाना है, तो आप डायरेक्ट मेथड से बना लीजिए। करते क्या हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है तो वर्टिकल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास मार्क्स एजेस अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं, जो लिखी रहती है वही लिखते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 8, 12, 10, 11, 9। फ्रीक्वेंसी को आप FI कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में एक टर्म निकालते हैं XI। XI क्या है? XI इज इक्वल टू क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी किसी भी क्लास इंटरवल का कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता है। 0 + 10/2 करेंगे तो 10/2 यानी 5 हो गया, ये करेंगे तो 30/2 यानी 15। अब देख सकते हैं इसके बीच में जितना इसे क्लास साइज होगा उतना ही डिफरेंस आएगा, तो 5 15 तो ये 25, ये 35, ये 45, ये fi निकल गया, xi निकल गया, तो एक टर्म निकालते हैं बाबू fi × xi, fi × xi। अब fi और xi निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 × 5 तो 40, ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब सबका मल्टीप्लाई हो जाता है तो कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो एक टर्म इसको ऐड करते हैं सिग्मा fi, सिग्मा का मतलब सबका सम, तो fi करेंगे, मान लीजिए ये आ गया x, सपोज करिए, यहाँ सिग्मा fi × xi आ गया, सबको जोड़ देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो मान लीजिए आ गया y। नाउ मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi × xi बाई सिग्मा fi। तो ये मान लीजिए कि ये निकला है y निकला है, x निकला है, डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कभी भी मीन में फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट में लेके आइएगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मेथड। अगर इसी को बोला होता कि एज्यूम्ड मीन मेथड से बना लीजिए, तो अच्छा किस क्वेश्चन के एज्यूम्ड मीन मेथड से बोलता है, एक चीज़ समझिए, जिस क्वेश्चन में ना ये क्लास इंटरवल थोड़ा सा बड़ा हो, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी हो, ये पॉइंट करने में परेशानी होता हो, तो एज्यूम्ड मीन मेथड जब लगाते हैं ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको बनाना होता है तो कैसे बनाते, तो ये छोड़ देते, ये fi xi नहीं निकालते, इसकी आवश्यकता नहीं थी हमको, सिग्मा fi की आवश्यकता थी। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है आप याद करिए क्या होता है, xi = होता है a + सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। अब ये di क्या है भाई, तो di का एक फॉर्मूला होता है, di = होता है xi - a, तो xi माइनस यहाँ a क्या है, तो इन क्लास मार्क्स में से किसी एक क्लास मार्क को आप ए मान सकते हैं, आप किसी को भी मान लीजिए, हमको उससे कोई समस्या नहीं है। तो जनरली प्रयास करते हैं बीच वाला माने, बीच वाला इसलिए मानते हैं क्योंकि इनको माइनस करना होता है, इस सब में से इसको माइनस करना होता है। तो कॉर्नर का मांगे तो ये ज़्यादा आता है, डिफरेंस ज़्यादा आता है, तो बीच का मानते हैं तो थोड़ा दोनों डिफरेंस बैलेंस रहता है, इसलिए तो इसको माइनस करिए। 5 में से माइनस, यहाँ देखिए एक जगह पे कितना मान लिया हम 25, तो अब 5 में से 25 माइनस करेंगे तो -20, ये माइनस करेंगे तो 15 में से तो -10, ये 0, ये 10, ये 25, ठीक है, ये 10 है यहाँ पे। अब di निकल गया, fi पता है, तो आप एक टर्म निकालेंगे, अब क्या चीज़, सिग्मा fi × di, सिग्मा fi di जो आया है उसको निकाल लीजिए, सिग्मा fi पता ही है, मीन का फॉर्मूला है a + सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi, रख दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर हो गया। काफ़ी आसान है ये। इसी क्वेश्चन को ऐसे देता और कहता कि इसमें से मान लीजिए कि ये p है, एक फ्रीक्वेंसी गैप कर देता, तो ये डायरेक्ट मेथड में का जो है ना अननोन फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन है, इसको ऐसे दिया होता तो क्या करते आप, और जब ऐसे देता ना तो उस कंडीशन में क्या करता कि आपको इसका मीन ऑलरेडी पहले से दिया रहता। ये तीसरे तरह का क्वेश्चन है, 2 तरह का बता चुके हैं। तीसरे तरह का क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें अननोन फ्रीक्वेंसी दिया और कह देते हैं मान लीजिए कि जो मीन है 45 है। देखिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं हम, सॉल्व मतलब क्वेश्चन देखिए पूरा बना के अच्छे से इसलिए नहीं समझा रहे हैं आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन आए इसकी कोई गारंटी है नहीं, डिजिट बदल सकता है, तरीका बस जान जाइए कि इस तरीके से बनाते हैं। और पढ़े तो आप हैं, अभी रिवीजन नहीं करना है ना आपको, तो क्या फायदा है कि आपका हम टाइम यहाँ पर बात करें। आप कंसेप्ट समझिए कि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन आना है, उस तरह से जान जाएंगे ना कि इतना ही तरह का क्वेश्चन आना है, तो उसको आप पढ़ लीजिए घर पे। इस चैप्टर में एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाना पॉसिबल नहीं है, हम ही नहीं मतलब अब क्या बोले, कोई भी वो पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट बता दे कि स्टैटिक्स में यही क्वेश्चन आएगा। हाँ जिसमें आ रहा है उसमें तो बता रहे हैं कि ये पढ़ के जाइए आ जाएगा। जैसे इसके बाद वाले वीडियो में जस्ट आपको 1 या 2 घंटे बाद वो भी वीडियो तुरंत मिलेगा, जैसे ये आप देखेंगे उसके, तो उसमें आपको बताएंगे जैसे कंस्ट्रक्शन चैप्टर, उसमें एग्जैक्ट बता सकता है आदमी कि यही आएगा, पढ़ के जाइए, इतना ही आता है, ठीक है। तो जो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें एग्जैक्ट हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है बता पाना। तो ये देखिए यहाँ P हो गया, एक फ्रीक्वेंसी गायब, जब फ्रीक्वेंसी गायब तो मीन दिया रहेगा, मान लीजिए 45 दिया है और यहाँ ये फ्रीक्वेंसी गायब हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ DI वाले से तो बनता ही नहीं है, जब भी बनेगा तो डायरेक्ट मेथड से ही हम बनाते हैं, है ना। तो देखिएगा इसी से बनाया ही जाता है। तो यहाँ पे आप सिग्मा यहाँ fi × xi निकालते हैं हम, तो ऐसे ही निकालेंगे नॉर्मल, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 15p। तो ऐसे फिर ये निकालते जाए जो भी निकले, तो फिर लिखेंगे हम सिग्मा fi ×
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखिए होगा क्या, यहाँ करेंगे आप तो सारे नंबर्स तो ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐड करने पर मान लीजिए 25 आता है, लेकिन एक जो है फ्रीक्वेंसी गायब है तो वो तो पी के फॉर्म में आएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे तो मान लीजिए 180 आ गया, लेकिन ये पी वाला जो है वो जैसे 15p आया तो 15p ये गायब रहेगा, ये तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब मीन का फॉर्मूला इतना पढ़े आप, अब मीन जो निकला उसको रख दीजिए 45। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मान लीजिए निकला है आपका क्या, कितना लिखे हैं जो 180 प्लस पी 15p, और नीचे वाले में इसको लिखे हैं 25 प्लस पी, ऐसे ही कुछ आएगा। क्रॉस करके यहाँ से आप पी नहीं निकाल सकते हैं, आसान तो है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये एक तरीका है, यहाँ से पी निकल जाएगा। अब एक फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए एक पी गायब हो गया, यहाँ सपोज करिए कि क्यू गायब हो गया, और क्या दिया उस क्वेश्चन में, जब दो फ्रीक्वेंसी गायब होती है तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। उस कंडीशन में आपको इसका टोटल सम दिया रहता है। जैसे मान लीजिए इसका टोटल सम हो गया 30, ये दिया रहेगा। जब दो फ्रीक्वेंसी गायब होगा तो सम भी पता होगा, एक फ्रीक्वेंसी गायब होगा तो सम नहीं देगा, लेकिन जब दो फ्रीक्वेंसी गायब होगा तो सम दिया होगा 30, मीन भी दिया रहेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लिखने के पहले ये जो हॉरिजॉन्टल था जो वर्टिकल लिखिए आप टेबल बनाए। ये टेबल बनाने के पहले आपको पहला काम ये करना होगा कि आप यहाँ लिखेंगे वी हैव, और वी हैव लिख करके ये टोटल सम कर लीजिए। 8 प्लस p प्लस 10 प्लस q प्लस 9 इक्वल टू 30। अब देखिए 18 प्लस 27, 27 प्लस p प्लस q इक्वल टू हो गया 30, तो p प्लस q इक्वल टू 3। तो उस कंडीशन में देखिए p प्लस q का वैल्यू 3 हो गया ना, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को, जब ये आप लिखेंगे 8p 10, यहाँ पे आपका हो गया है q, किसी एक को बदल दीजिए, या तो p को q बना दीजिए तो q को p बना दीजिए, आपके ऊपर है। तो जैसे मान लीजिए हम q को p बनाना चाहते हैं तो q इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस p। अब जानते हैं क्या करेंगे, जहाँ q है वहाँ p लिख देंगे, मतलब p वाला टर्म 3 माइनस p। अब फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ना, अब सिग्मा एफ आई करेंगे तो ये तो कंफर्म पता है पहले से, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 30, और ये जब सॉल्व करके आप निकालेंगे तो उस कंडीशन में ये p वाला टर्म आएगा। फिर वही मीन का वैल्यू रखेंगे तो जैसे 45 इक्वल टू यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला जो आएगा वो मीन के फॉर्म में आएगा, मतलब इस फॉर्म में 180 प्लस p इस तरह से कुछ आएगा। और नीचे में तो डायरेक्ट आपको पहले ही से पता है कि आपको ये दिया है 30, रख लीजिए सॉल्व कर लीजिए तो वहाँ से p निकल जाएगा। काफ़ी आसान है, मतलब इस वाले में जब दो फ्रीक्वेंसी ऑन हो तो एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके तब डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, बन जाता है। तो मीन में तो यही 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से नॉर्मल, एक एज्यूम्ड मीन मेथड से, एक में एक फ्रीक्वेंसी गैप, एक में 2 फ्रीक्वेंसी गैप। इसके बाद आपके पास मीडियन का 2 क्वेश्चन बाकी है और मोड का 2 क्वेश्चन बाकी है, बताते हैं आपको। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो पहले इसको हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए इसको फिर वर्टिकल फॉर्म में है, तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया। देखिए दिया है ओरिएंटल फॉर्म में, लिखना है वर्टिकल फॉर्म में। तो मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ लीजिए कितना परेशानी होता होगा। कोई 2 घंटे का वीडियो शूट किया हो, फिर उसको एडिट किया हो, और फिर उसको एक्सपोर्ट करने के बाद जब डालने जा रहा हो यूट्यूब पे तो डिलीट हो जाए, मूड ऑफ हो जाता है ना। तो फिर अच्छा उसमें से भी आप लोग का मैसेज आ रहा था तो और बहुत बुरा लग रहा था, अपने तरफ से गिल्टी फील हो रहा था कि भाई कह दिए हैं कि भेजेंगे और भेज नहीं पा रहे हैं, है ना। लोगों को लग रहा हो कि शूट नहीं कर रहे हैं, है ना, इस कारण से। लेकिन ठीक है, चलिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोगों को परेशान किए तो थोड़ा सा 50 60 60 70 70 to 80 5 15 25 20 7 8 10। अब देखिए ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी क्लास इंटरवल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और उसके पहले के जितने क्लास इंटरवल सबकी फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो इसके पहले तो कोई क्लास इंटरवल है नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो गई। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 15 प्लस 20, 5 जोड़ेंगे 15 में तो 20 हो गया, ये इसको जोड़िए तो 45, इसको जोड़िए तो 65, इसको जोड़िएगा तो 72, इसको जोड़िएगा तो 80 और इसको जोड़िएगा तो टोटल 80 और 10 हो गया 90। ये लास्ट वाले टर्म को हम n कहते हैं।
या सिग्मा एफ आई करिएगा तो सिग्मा एफ आई जो आता है, सिग्मा एफ आई, उसको भी एन ही कहते हैं, उसका वैल्यू भी उतना ही आएगा 90। अब देखिए जब एन आ जाता है तो लिखते हैं हेयर एन इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एक टर्म निकालते हैं एन बाई 2, तो ये 90/2 यानी 45। अब मीडियन निकालने के लिए आपको चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 45 इज, 45 से बड़ा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 65, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 65 के सामने कौन सा है, तो 50 to 60। देयरफॉर मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास इक्वल टू 50 to 60, और मीडियन क्लास से ही हर चीज निकलता है। आप मीडियन का फॉर्मूला पढ़िएगा तो मीडियन का फॉर्मूला में होता है L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF/F। तो L क्या है भाई, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है 50, L का वैल्यू हो गया 50। H पता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास 50 से 60 है, तो क्लास साइज हो गया 10 का। N/2 आपको पहले निकाल चुके हैं। CF क्या है, CF समझना है। CF कहता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 50 से 60 है, प्रीसीडिंग माना उसके पहले कौन सा है क्लास इंटरवल, तो 40 से 50, 40 से 50 के सामने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, तो 45, तो CF हो गया 45। गलती से कभी भी ये N/2 का वैल्यू आप CF की जगह नहीं समझेंगे, इत्तेफाक से 45 आ गया है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर कुछ और भी आ सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास उसके सामने की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं, और फिर F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी हो गई 20। अब इस फार्मूला पर रख लीजिए, सॉल्व करिए, मीडियन निकल जाएगा। यानी मीडियन क्लास निकाल के ही आप मीडियन निकाल सकते हैं, और मीडियन क्लास से ही सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मीडियन आपको दे दे, जैसे मान लीजिए मीडियन दे दिया, कह दिया 40 मीडियन है, कितना है 40। अब 40 मीडियन दे दे और इसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी सपोज करिए गायब कर दे, कह दे F है, तो क्या करिएगा, तो जब F गायब कर दिया, F मतलब एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया और मीडियन दे दिया, तो उस कंडीशन में जो आप मान लीजिए ऐसे लिख दिए, तो यहाँ इसको गायब करिए, तो ये हो गया आपका F। तो जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आप जाएंगे तो ये से 520 इतना तक तो आएगा, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना है 45 प्लस F हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52 प्लस F, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस F, इसको जोड़ेंगे तो 70 प्लस F। ये तो n का वैल्यू हो गया, यानी n का वैल्यू हो गया 70 प्लस F। देखिएगा तो n/2 हो जाएगा 70 प्लस F/2। अब देखिए n/2 नंबर में आया ही नहीं, जब नंबर में नहीं आया तब कैसे पहचानेंगे इसमें से कौन सा क्या है भाई, तो कोई बात नहीं, मीडियन क्लास चाहिए ना आपको, तो आप अब ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ये लैंग्वेज हटा देंगे। अब आप लिखेंगे हेयर मीडियन इज, अब जो मीडियन दिया है मान लीजिए 40 दिया है, विच लाइज इन क्लास इंटरवल। अब देखिए 40 इनमें से किस क्लास इंटरवल लाइज करता है, तो 40 to 50 में, 40 to 50। अब उस कंडीशन में देयरफॉर मीडियन क्लास जो होगा आपका, मीडियन क्लास वो कितना हो गया 40 to 50। अब देखिए 40 to 50 आपका निकल गया मीडियन क्लास, मेन यही ना है, तो आप L चाहिए तो L का वैल्यू आपका 40 हो गया, आपको H चाहिए तो 10 हो गया, CF चाहिए n/2 तो आपको निकाल चुके हैं, CF चाहिए तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 to 50 के पहले कितना है इतना, और इसके CF का वैल्यू कितना है जी, तो यहाँ CF 20 हो गया। F चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 40 to 50 का कितना है जी, F का वैल्यू 25 है, ठीक है 25। अब देखिए अब मीडियन का जो वैल्यू है, मीडियन का फार्मूला ये है, तो मीडियन के फार्मूला में यहाँ पे क्या करिएगा आप, यहाँ जो दिया है मीडियन का वैल्यू रख लीजिए और बाकी सबको रखिएगा यहाँ n/2 के जगह पे वेरिएबल फॉर्म में रखिएगा, तो एक ही वेरिएबल वहाँ पे आ रहा है, बाकी सब तो नंबर में आ गए, एक वेरिएबल में आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए F निकल जाएगा। तो मीडियन में यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो आपको इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बुक में भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्पल में बनाया हुआ है। और मोड में तो भाई साहब पूछिए मत, मोड में काफ़ी आसान बात है। मोड में जैसे मान लीजिए कि यही 10 है, इसमें देख लीजिए मोड में मॉडल क्लास निकालते हैं, मॉडल क्लास निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, तो लिखेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25 एंड करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज
40 to 50, फिर मॉडल क्लास कितना हो गया 40 to 50, और मॉडल क्लास निकलते ही सब कुछ निकल जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं, पहले वाले को F-1 कहते हैं, इसको F1 कहते हैं। फार्मूला आपको पता है, रख लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर हो गया। मोड में अगर कोई दूसरे तरह क्वेश्चन कोई बनाने का प्रयास भी करता है तो बस यही होता है, यहाँ x है, ये भी कहेगा कि x है, और इसका वैल्यू कह दिया कि मान लीजिए 60 है, तो कोई बात नहीं, सबको सॉल्व कर जोड़ लीजिए, 60 के बराबर करिए, वहाँ से x निकल जाएगा, पुट कर लीजिए, फिर वही बात, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता है, सॉल्व कर लीजिए, मोड निकल जाएगा। सबसे आसान कोई अगर है मीन मीडियन मोड में तो मोड ही होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको पूरे वीडियो से काफ़ी फायदा हुआ होगा, है ना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप तो ऐसे बेकार का भी बहुत सारा कुछ सब्सक्राइब करके रखे होंगे मोबाइल में, एक ये बेकार ही समझ के सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा हो तो छोड़िए, बेकार ही समझ के सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और काम प्लीज़ ज़रूर करिए, अगर आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो उन बच्चों के पास भी जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, या पढ़े भी हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या कंसेप्ट क्लियर भी है तो अगर आपके मित्र हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उनका भी और कुछ भला हो जाए, तो प्लीज़ उनके पास भी इसको फॉरवर्ड करिए, जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना फॉरवर्ड करिए। और ये वीडियो देखिए, और 2 से 3 घंटे के अंदर फिर आपका लास्ट पार्ट 3 इसका भेजेंगे आपके पास, मतलब अपलोड कर देंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस और वॉल्यूम सरफेस एरिया। उस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।